हेलो एवरीवन। आज है 1 अगस्त और द हिंदू की आज की जो हमारी इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेंगी वो होंगी फ्रिगेट मिसाइल, ब्याज दरों में कटौती, हरित प्रौद्योगिकी का महत्व, एडवांस गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट डिलीवर्ड टू नेवी। यह न्यूज़ जो है वो चर्चा में क्यों है? हाल ही में जो भारतीय नौसेना है उसको गार्डन रिच जो शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स जो हैं उनके द्वारा उन्नत निर्देशित जो मिसाइल है फ्रिगेट हिमगिरी जो है उसको सौंपा गया है। जो यह प्रोजेक्ट है 17A के तहत जो GRSE है उसके द्वारा निर्मित जो 3 युद्धपोत हैं उनमें से यह पहला है। 149 मीटर लंबा है और 6670 टन जो है इसके अंदर वजन है। और यह फ्रिगेट जो है ब्रह्मोस और जो बराक 8 है मिसाइलों से लैस है जो कि वायु सतह हैं और जो पनडुब्बी रोधी युद्ध हैं उनमें सक्षम है। यह GRSE का 112वां युद्धपोत है और यह भारतीय जो नौसेना है उनकी जो मारक क्षमता है उसको काफ़ी बढ़ाएगा। जो ये प्रोजेक्ट है 17A, अगर इसके बारे में जाने तो जो भारतीय नौसेना है उसके लिए उन्नत जो स्टील्थ फ्रिगेट हैं उनके निर्माण का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसके तहत 7 निर्देशित जो मिसाइल हैं फ्रिगेट्स का निर्माण किया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट जो है 17 का उन्नत संस्करण है, यानी कि जो शिवालिक क्लास है उसका एक उन्नत संस्करण है जिसमें जो आधुनिक तकनीक है, स्टीलथ विशेषताएं हैं, बढ़े हुए जो युद्ध हैं उनकी क्षमता जो है इसके अंदर शामिल है। अगर इसका डिज़ाइन और जो निर्माण है उस प्रक्रिया के बारे में बात करें तो 2 शिपयार्ड्स जो मझगांव डॉक और शिप बिल्डर्स लिमिटेड हैं और जो गार्डन रिच जो है शिप बिल्डर्स और जो इंजीनियर्स हैं संयुक्त रूप से जो ये फ्रिगेट्स है इसका निर्माण कर रहे हैं। जो MDL 4 और जो GRSE 3 है फ्रिगेट्स का निर्माण कर रहा है। जो डिज़ाइन है उसमें स्टील्थ तकनीक का उपयोग जो है वो किया गया है जो कि रडार क्रॉस जो सेक्शन है उसको कम करता है जिससे जहाज़ जो है उसको दुश्मनों का जो रडार है उससे बचाना जो है आसान हो जाता है। अगर इसके विनिर्देश को देखें यानी कि इसकी जो लंबाई है, वजन है या फिर जो इसकी चालक क्षमता है वह कितनी है, तो जहाँ तक इसकी बात जो है लंबाई की है तो इसकी लंबाई जो है 149 मीटर है और वज़न जो है करीब करीब 6670 टन के करीब है। अगर इसकी गति को देखें तो 28 से 32 नॉट्स जो है इसकी गति विद्यमान है। जो चालक दल है वह लगभग 150 से 200 नौसैनिक, यानी कि इसमें एक साथ जो हैं 150 या 200 के करीब जो व्यक्ति हैं वह जो है एक साथ जा सकते हैं। और जो हथियार और सेंसर के बारे में जाने तो जो मिसाइलें हैं जैसे कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें हैं, यानी कि जो सतह से सतह पर मार करती हैं वो मिसाइलें, बराक 8 जो कि वायु रक्षा के लिए है और जो पनडुब्बी रोधी रॉकेट हैं उनके लॉन्चर, तोपें जो हैं इसके अंदर 76 मिलीमीटर हैं और 127 मिलीमीटर की जो मुख्य तोप हैं इसके अंदर विद्यमान है। टॉरपीडो यानी कि जो पनडुब्बी रोधी युद्ध है उसके लिए टॉरपीडो ट्यूब है और रडार और सेंसर जो है उन्नत जो मल्टी फंक्शन रडार हैं, सोनार सिस्टम है और जो इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर सिस्टम है। हेलीकॉप्टर जो है 2 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर जैसे कि जो HAL है और ALH है या जो सी किंग है ले जाने की क्षमता इसके अंदर विद्यमान है। जो वायु रक्षा है या फिर जो सतह का युद्ध है, पनडुब्बी रोधी युद्ध है, ये जो है तीनों में ही सक्षम है। समुद्री क्षेत्रों में निगरानी कर सकता है और गश्त है। जो सामरिक हमले हैं उनके लिए इसे डिज़ाइन किया गया है। जो स्वदेशी रक्षा निर्माण है उसको यह बढ़ावा देता है क्योंकि इसमें 75% से अधिक जो है स्वदेशी सामग्री का उपयोग जो है वो हो रहा है। जो MDL है
यानी कि ये जो प्रमुख जहाज है इसके लिए जो MDL है वो क्या रहेंगे। नीलगिरी हुआ, हिमगिरी जो प्रोटोटाइप है, उदयगिरी और जो तारागिरी है यानी कि जो पहाड़ियाँ हैं जो GRSE है, जैसे कि हिमगिरी हाल ही में जो कमीशन है वो, और जो दूनागिरी और जो 2 अन्य निर्माणाधीन हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं। पहला जहाज जो है नीलगिरी 2019 में लॉन्च हुआ और हिमगिरी GRSE द्वारा 2025 में जो नौसेना है उसको सौंपा गया था। यह प्रोजेक्ट जो है भारत की जो आत्मनिर्भर भारत की जो पहल है उसका ही हिस्सा है, जो कि स्वदेशी रक्षा जो प्रौद्योगिकी है उसको बढ़ावा देता है। ये जो है वो फ्रीगेट्स जो भारतीय नौसेना है उसकी जो समुद्री शक्ति है उसको बढ़ाएगा, जो विशेष रूप से हिंद महासागर का क्षेत्र है, चीन और जो अन्य क्षेत्रीय चुनौतियां हैं उनके संदर्भ में है। जो प्रोजेक्ट की लागत है वह 45,000 करोड़ रुपए जो है अनुमानित है। आज की हमारी जो दूसरी न्यूज़ रहेगी वो जो है फेडरल जो रिजर्व है रेसिस्टेंस ऑन रेट कट्स फोर्स मार्केट टू रेटिंग आउटलुक के बारे में है। यह न्यूज़ जो है वो चर्चा में क्यों है। जो फेडरल रिजर्व ब्याज हैं उनकी दरों में कटौती पर चुप्पी ने बाजारों में जो है अनिश्चितता को पैदा कर दिया है, जिससे कि जो निवेशक हैं या फिर जो विशेषक हैं दोनों ही जो हैं अपने दृष्टिकोण पर पुनः विचार कर रहे हैं। जो 2024 में 50 आधार अंकों की कटौती के बाद जो फेड ने जो है जो भविष्य की नीतियां हैं उन पर स्पष्ट संकेत देने से परहेज किया है, और जो ये मौन है वह कई कारकों से प्रेरित हो सकता है, जैसे जो मुद्रास्फीति है उस पर नज़र रखना जो कि 2% लक्ष्य की जो है करीब है, लेकिन अभी भी जो है यह स्थिर नहीं है। रोजगार वृद्धि में मंदी, अगस्त 2024 में जो बेरोजगारी दर है वह 4.2 के करीब जो है पहुंची, और जो वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता है जैसे कि अमेरिका का टैरिफ हुआ और जो व्यापार युद्ध की आकांक्षाएं जो हैं वो भी बनी हुई हैं। अगर इसके मुद्रास्फीति पर प्रभाव देखें तो अल्पकालिक जो प्रभाव हैं जैसे कि फेड की जो चुप्पी है बाजार में जो है अनिश्चितता को बढ़ाती है, जिससे जो उपभोक्ता हैं और जो व्यवसाय हैं अपनी खर्च योजनाओं में जो है सतर्क हो रहे हैं, जिससे कि मांग में कमी आ सकती है, जो कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है। जो अगस्त 2024 है उसमें जो अमेरिकी मुद्रास्फीति है वह 2% के फेड लक्ष्य के करीब है, लेकिन ऊर्जा और जो खाद्य कीमतें हैं उनमें उतार चढ़ाव के कारण यह जो है अस्थिर बनी हुई है। यदि फेड ब्याज दरों में कटौती का संकेत नहीं देता तो जो उच्च दरें मांग हैं उनको कम कर सकती हैं, जिससे कि जो मुद्रास्फीति है उस पर दबाव जो है वो कम हो सकता है। और अगर इसके जो दीर्घकालिक प्रभाव हैं उनको देखें तो लंबे समय तक जो है जो अस्पष्टता जो है जिससे कि आर्थिक जो अनिश्चितता है वह बढ़ सकती है, जिससे जो निवेश है या फिर जो रोजगार है उसमें जो वृद्धि है वह प्रभावित हो सकती है। यदि फेड बहुत देर तक कटौती से बचता है तो आर्थिक मंदी की आकांक्षा जो है वो बढ़ सकती है, जो कि जो मुद्रास्फीति है उसको और भी जो कम जो है वो कर सकती है, लेकिन यह जो है नकारात्मक दबाव पैदा कर सकता है। दूसरी ओर यदि फेड अचानक जो है आक्रामक कटौती करता है तो यह मांग को बढ़ा सकता है, जिससे कि जो मुद्रास्फीति है वह फिर से जो है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अगर भारत पर इसके प्रभाव को देखें तो भारत में जो फेड नीति है इसका जो असर है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जो उच्च अमेरिकी ब्याज की दरें हैं डॉलर को मजबूत कर सकती हैं, जिससे जो रुपया है उस पर और अधिक दबाव पड़ता है। यह आयातित जो वस्तुएं हैं विशेष रूप से जो तेल की कीमतें हैं
उनको बढ़ा सकता है, जिससे भारत में मुद्रास्फीति जो है वो और भी बढ़ सकती है। 2024 में भारत की जो खुदरा मुद्रास्फीति है वह 4 से 5% के बीच जो है रही है। आरबीआई ने अपनी रेपो रेट जो है 6.25% को समायोजित करने में फेड का जो रुख है उसको ध्यान में रखेगा, ताकि जो मुद्रास्फीति है और जो विकास है उन दोनों के बीच में संतुलन जो है वो बना रहे। वैश्विक संदर्भ में देखें तो जो वैश्विक स्तर है उस पर फेड की जो नीति है उसमें कमोडिटी की कीमतें और जो आपूर्ति श्रृंखला है उसको प्रभावित करती है। यदि फेड की चुप्पी से जो वैश्विक मांग है वह कम होती है तो तेल और जो अन्य कमोडिटी की कीमतें हैं वह शिथिल हो सकती हैं, जो कि जो मुद्रास्फीति है उसको नियंत्रित करने में मदद जो है वो कर सकता है। हालांकि जो भू राजनीतिक तनाव है या फिर जो आपूर्ति की व्यवधान है इस प्रभाव को कमज़ोर जो है वो कर सकते हैं। आज की हमारी जो तीसरी न्यूज़ रहेगी, वाई दी वर्ल्ड नीड्स बेटर ग्रीन टेक्नोलॉजीज, कि जो हरित क्रांति है दुनिया में उसकी आवश्यकता जो है वो क्यों है। जो प्रौद्योगिकी है ग्रीन प्रौद्योगिकी उससे जो है आर्थिक लाभ, जैसे कि जो नवीकरणीय ऊर्जा है या फिर जो ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकी है उसकी लागत में बचत करती है और हरित रोजगार जो है वो सृजन करती है, जिससे जो देश की अर्थव्यवस्था है उसको और अधिक बढ़ावा मिलता है। ये जो है प्रौद्योगिकी जो भविष्य है उनकी पीढ़ियों के लिए जो संसाधन है उनको संरक्षित करते हुए जो वर्तमान में ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने में जो है हेल्प करती है। ऊर्जा सुरक्षा जो है जीवाश्म ईंधन पर जो निर्भरता है उसको कम करके जो हरित प्रौद्योगिकियां हैं देशों को ऊर्जा स्वतंत्रता भी प्रदान करती है। जो जलवायु परिवर्तन है उसका मुकाबला हरित प्रौद्योगिकी यानी जो ग्रीन हाउस गैस हैं उनके उत्सर्जन को भी कम करती हैं, जो कि जो ग्लोबल वार्मिंग है और जो चरम मौसमी घटनाएं हैं उनको भी रोकने में हेल्प करती है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, ये प्रौद्योगिकी जो हैं पानी हुई, ऊर्जा या फिर जो कच्चा माल है इन जैसे संसाधनों को इनका कुशल उपयोग करके, जिससे कि प्राकृतिक संसाधन है उनका ह्रास जो है कम हो जाता है। प्रदूषण में कमी, जो हरित प्रौद्योगिकी है वायु जल और जो मिट्टी है प्रदूषण को कम करती है, जिससे जो मानव स्वास्थ्य है और जो पर्यावरण की गुणवत्ता है उसमें सुधार होता है। हरित प्रौद्योगिकी के उदाहरणों के रूप में देखें तो जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, सौर ऊर्जा यानी कि जो सोलर पैनल है वह, और जो पवन ऊर्जा है वो, जल विद्युत हाइड्रो जो पावर है, जो भूतापीय ऊर्जा है यानी कि जो जियोथर्मल पावर हैं, ये सब जो हैं हरित प्रौद्योगिकी के उदाहरण हैं। जो ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियाँ देखें तो जो एलईडी लाइट है या फिर जो ऊर्जा कुशल उपकरण हैं जैसे कि जो 5 स्टार रेटेड रेफ्रिजरेटर है और जो स्मार्ट थर्मोस्टेट हैं। जो हरित परिवहन देखें तो जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि ईवी, हाइड्रोजन जो ईंधन सेल वाहन है वो, और जो साइकिल साझाकरण की प्रणाली है वह भी जो है हरित क्रांति के अंतर्गत ही जो है आती हैं। अपशिष्ट प्रबंधन देखें जैसे कि रिसाइकलिंग हुई या जो कंपोजिटिंग प्रौद्योगिकी है वह, अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र जो बायोडिग्रेडेबल सामग्री है, और जल संरक्षण जो है जैसे कि वर्षा जल का संचय उसकी प्रणाली, डीप सिंचाई कृषि में जल शुद्धिकरण की जो पर्यावरण अनुकूलन की तकनीकें हैं। जो हरित निर्माण देखें तो ऊर्जा कुशल भवन का डिजाइन, सौर छत टाइल्स जो पुनः चक्रित निर्माण की सामग्री हैं वे सब, और जो कार्बन कैप्चर और भंडारण को देखें तो CO2 को जो है अवशोषित करने वाली जो प्रौद्योगिकियां हैं वायु से कार्बन हटाने की तकनीकों के रूप में जो है वो काम करती हैं। हम जो है आगे भी जो द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको आप सभी के साथ जो है वो शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।